चलिए भाई, आज का सभी को गुड मॉर्निंग। और हमारा लेक्चर चल रहा था सेल और बैटरी का। सेल और बैटरी के अंदर हम कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और उन्हीं से आगे हम चलते हैं। चलने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप लोग सभी पिछले वाली क्लास को सभी देखिए, और जब तक नहीं देखोगे तब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। आगे अगर क्लास लेके चलते रहेंगे पीछे का मैटर समझ में नहीं आएगा, और स्टार्टिंग की जो क्लास हम पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट में जो चीज़ चल रही है वो चीज़ें भी नहीं कवर कर पाओगे। इस वजह से है कि जो पहले वाली जो क्लास है उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा और वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अपने यूट्यूब चैनल पे जाके और प्लेलिस्ट में जाके अपनी पूरी क्लास कंप्लीट तरीके से देख सकते हो। जिसी प्रकार की आप क्लास चाहिए उसे आपको सेल बैटरी के अलावा पॉलीफेज भी है, एसी थ्योरी भी है, वो भी आप अपने देख सकते हो, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा सेल और बैटरी का, सेल और बैटरी के अंदर है जैसे वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। क्योंकि अपघटन के जो नियम थे हमने फैराडे के, माइकल फैराडे का जो नियम था प्रथम और द्वितीय हमने कंप्लीट कर लिया है, अच्छे तरीके से समझ लिया उसको, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट भी पढ़ लिया और इलेक्ट्रोड के बारे में भी जानकारी ले ली है कि धनायन और एनोड और कैथोड और धनायन और ऋणायन के बारे में भी हमने, ठीक है। तो हम पहला नियम और द्वितीय नियम हमने फैराडे के कंप्लीट कर लिए हैं और उसी से आगे हम पढ़ते हैं आज वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। यानी कि यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलाइटिंग जो भी प्रकार का अलग अलग प्रकार के हैं अनुप्रयोग, हम 4-5 प्रकार के हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि जैसे है इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि धातु शुद्धिकरण, ठीक है। धातु शुद्धिकरण जैसे होता है। दूसरा होता है हमारे पास, देखिए सबसे पहले हमारे पास अपघटन की अगर मैं बात करता हूँ वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोगों की, जिसमें से हमारे पास होता है विद्युत लेपन, एक विद्युत मुद्रण होता है, धातु शोधन होता है, धातु निष्कर्षण होता है, विद्युत वाहक बलों का उत्पादन होता है और कैपेसिटर निर्माण होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास विद्युत लेपन क्या होता है कि जैसे किसी भी एनोड और कैथोड के ऊपर कोई लेप चढ़ाया जाता है, लेपन करना, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन बोलते हैं। और एक हमारे पास मुद्रण होता है, मुद्रण का मतलब उसका बटवा मतलब वो करना, शुद्धिकरण करना, ठीक है। सॉरी, मुद्रण का मतलब यहाँ पे वो होता है कि जैसे कोई लेप चढ़ाने के बाद में, जैसे कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का जो लेप होता है ना उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है। और शुद्धिकरण या धातु शोधन का मतलब क्या है कि किसी अशुद्धियों को क्या करना, शुद्धिकरण करना, ठीक है ना। और तीसरा है निष्कर्षण, यानी कि उसका निष्कर्षण करना है कि सोना अलग है, चांदी अलग है, धातु अलग है, ठीक है। और मतलब किसी प्रकार की जो धातु होती है उनको सभी का निष्कर्षण करना है, यानी कोई मशीन के माध्यम से। और इसके अंदर क्या कर दिया जाता है कि जैसे डीसी पावर सप्लाई होती है उससे क्या कर दिया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हमारे पास होता है विद्युत वाहक बल का उत्पादन, कि जैसे उत्पादन कैसे किया जाता है विद्युत वाहक बल का, उसमें हम जैसे अल्टरनेटर से कर सकते हैं, जनरेटर से कर सकते हैं, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट से किया जा सकता है। ये सभी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पूरी डिटेल से इनका उत्पादन किया जाएगा। कैसे हम करते हैं, कैपेसिटर का निर्माण, कैपेसिटर का निर्माण कैसे किया जाता है, कैपेसिटर का काम क्या होता है, ठीक है। यानी कि पंखे के अंदर हम कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, मोटर के अंदर क्यों लगाते हैं, इस सभी के बारे में हम पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप यानी धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लेके हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। धीरे धीरे सभी 5 टॉपिकों को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा है विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पहला है हमारे पास विद्युत लेपन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है, इन पूरी संरचना हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि विद्युत लेपन था। तो इसका मतलब होता क्या है, इनको पूरी हम डिटेल से समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए हमारे पास जो हमने नोट्स फैक्ट किए हैं, जो इस बोर्ड के ऊपर आप लोगों को दिख रहा है, ये मोस्ट फैक्ट हमने इसके ऊपर उतार लिए हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है कि वैद्युत अपघट्य के घोल में दिष्ट धारा प्रवाह द्वारा धातुओं को, जैसे मान लिया कि हमारे पास ये कोई पात्र है, पात्र किसका बना हुआ होता है, रबड़ का भी हो सकता है, ठीक है, कांच का भी जार हो सकता है ना। तो इसके बीच में हमारे पास क्या बना हुआ होता है, क्या बना हुआ होता है, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइट क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास कौन सा होता है, H2SO4 होता है, जिसको हम बोलते हैं तनु गंधक अम्ल, या इसके अलावा हमारे पास CuSO4 भी हो सकता है, कॉपर सल्फेट भी हो सकता है ना, कोई सा भी हो सकता है। जैसे हमारे पास इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाले जाते हैं, जो हमारे पास कौन कौन से होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि वैद्युत अपघट्य के घोल में, ये वैद्युत अपघट्य का क्या है, घोल है, जो H2SO4 और CuSO4 है, ठीक है। घोल में क्या दी जाती है, डीसी पावर सप्लाई दी जाती है, यानी दिष्ट धारा प्रवाह द्वारा धातु को उनके लवणों से पृथक करके अन्य धातु पर पतली परत के रूप में चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैद्युत लेपन कहते हैं। जैसे मान लिया कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या है, अशुद्धियां हैं, और इस अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या कर देंगे, हम एक डीसी पावर सप्लाई देंगे, और इस डीसी पावर सप्लाई से क्या करेंगे, हम उसका शुद्धिकरण किया जाएगा। इसके अंदर जो कण है, जैसे शुद्ध है वो अलग हो जाएंगे, अशुद्ध है वो अलग हो जाएंगे, यानी चालक अलग हो जाएंगे, कुछ चालक अलग हो जाएंगे ना। जैसे मान लिया कि हम जमीन से जैसे एक पेट्रोल डीजल जो भी कुछ निकालते हैं ना, तो उसके साथ जरूरी थोड़ी है कि अकेला पेट्रोल ही निकल रहा है, वो डीजल ही थोड़ी निकल रहा है, ठीक है, नहीं निकल रहा है। तो उसके साथ कंकड़ पत्थर और भी कुछ अन्य धातुएं निकलती है, उसका शुद्धिकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, डीसी पावर सप्लाई से क्या करती है, हम शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम एक घोल के अंदर यानी कि उसके लवणों को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, यानी कि टुकड़ों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है कि भाई ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। शुद्धिकरण का मतलब यहाँ पे है कि जैसे अशुद्ध धातु क्या होती है, जो पात्र होता है उस पात्र के नीचे तली होती है, ये तली भी के अंदर क्या होता है, जम जाते हैं, और ज्यादा अगर अचानक इकट्ठे हो जाते हैं तो प्लेटों को क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे इस परत के ऊपर जैसे मान लिया कि यहाँ तक चढ़ गई, फिर उसके बाद में यहाँ तक आ गए, तो इस दोनों प्लेट आपस में क्या हुई, शॉर्ट हुई कि नहीं हुई। इसी वजह से बीच में एक सेपरेटर लगाया जाता है, और उस सेपरेटर का काम क्या होता है, शॉर्ट सर्किट से बचाने का काम करता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से उसको शुद्धिकरण यानी डीसी पावर सप्लाई के द्वारा उस लवणों को अलग कर दिया जाता है, या इसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है, जो ये वाली है इसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है। वो परत किसी प्रकार की हो सकती है, उसका एक सजावटी के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और उसका मतलब जंग रोधी से बचाने के, जैसे बाहर अपने पास जैसे एक लोहे का सरिया पड़ा हुआ है ना, और उस लोहे के सरिये के ऊपर अगर हम बाहर गिर रखा है, तो जब उसके ऊपर ओस पड़ती है, और ओस पड़ने के बाद में क्या लगती है, उसके ऊपर जंग लग जाती है कि नहीं लगती है। एक आप उसके ऊपर बिल्कुल अंदर रखो कोई चीज को, लोहे को, और उसके ऊपर हवा नहीं लगनी चाहिए, उष्मा नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर, अगर नहीं होगी तो उसके ऊपर कोई जंग थोड़ी लगेगी, नहीं लगेगी ना। अगर उस जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, एक लेप चढ़ा दिया जाता है, किसी प्रकार का, किसी भी धातु प्रकार हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर अलग अलग धातु हम चढ़ा सकते हैं। जैसे सोना होता है, सोने के ऊपर कोई लेप चढ़ा देता है, जैसे सोने के ऊपर कई बार आप लोगों ने देखा होगा, सुनार के पास जाते हो तो उसके ऊपर एक लेप चढ़ा दिया जाता है, बिल्कुल दूर से भी चमकता है कि सोना ही है, लेकिन वो रंग लगता है ना। तो वही हमारे पास एक लेपन होता है, लेप चढ़ाना उसके ऊपर। वो किसके कारण से होता है कि विद्युत लेपन के माध्यम से किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से किया जाता है। उसी प्रकार से दूसरा है, वैद्युत लेपन के लिए विद्युत आपूर्ति कौन सी चाहिए हमारे को, कौन सी चाहिए, डीसी पावर सप्लाई चाहिए। अगर आप एसी से करोगे तो एसी से शुद्धिकरण नहीं होगा, समझ रहे बात को। उसके लिए हमारे लिए कौन सी जरूरी है, यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई जरूरी है, ठीक है ना।
उत्तम गुणवत्ता वाली वैद्युत लेपन के लिए कम मान की क्या होनी चाहिए, विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कि जो उत्तम गुणवत्ता वाली यानी कोई अच्छी क्वालिटी का जो हमारे पास है धातु है, उसके लिए हमारे लिए कौन सा लेपन की कम की आवश्यकता होगी सप्लाई। जैसे एक अच्छी क्वालिटी का है और उसके लिए हम डीसी पावर सप्लाई दे रहे हैं तो ज्यादा करंट देना जरूरी नहीं है उसके अंदर। अगर शुद्धिकरण है, अच्छी तरीके से प्योरीफाई है, तो हम क्या कर सकते हैं उसका आराम से डीसी पावर सप्लाई से कम विद्युत धारा से भी क्या कर सकते हैं उसका शुद्धिकरण किया जा सकता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं या उसके ऊपर लेप चढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, ज्यादा पावर की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बात, एनोड सिरे पर वह धात्विक प्लेट लटकाई जाती है। ये एनोड छड़ हमारे पास मान लिया ये वाली है, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग अन्य धातु पर करनी होती है। जैसे ये एनोड है और एनोड के ऊपर अगर कोई दूसरी धातु हम चढ़ाते हैं तो वो हमारे पास कौन सी होगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अन्य धातु पर करनी होती है। यानी कि जो धातु पर चढ़ाई जा रही है तो एक दूसरी परत होगी नहीं उसके ऊपर, तो दो परत हो गई। इसी प्रकार से ये हमारे पास कौन सी होगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई। यानी कि इसके एक धातु पर, जैसे मान ले मेरे पास ये कोई धातु है, इस धातु के ऊपर मैं कोई दूसरा लेप चढ़ा देता हूं तो दूसरी धातु हुई कि नहीं, इससे ये तो हमारे पास सेम बची रहेगी क्या, और इसके ऊपर कोई दूसरा लेप चढ़ा दिया जाता है, चढ़ाते हैं ना, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। वो क्या होती है, वो विद्युत लेपन होता है। तथा कैथोड सिरे पर वह धातु प्लेट लटकाई जाती है तो जिस पर लेपन होता है। यानी कि वही चीज यहाँ पे लेपन वाली बात आती है। तो लेपन जब तक नहीं करोगे या उसके ऊपर दूसरी परत नहीं चढ़ाओगे तब तक कोई लेपन नहीं होगा। अपन सरिये बाहर पटक रखा है तो उसके ऊपर अगर कोई पेंट वगैरह नहीं करेंगे तो जंग तो लगती रहेगी इसके ऊपर। अगर पेंट कर दोगे तो क्या होगा, बचाव होगा, होगा नहीं होगा। अरे ये हमारे पास एक कमरा है, इस कमरे के ऊपर एक तो लिपाई करते हैं अपन, करते हैं ना, और उसके बाद उसके बाद पुट्टी कर देते हैं, पीओपी कर देते हैं, तो एक सुंदरता होती है कि नहीं होती है, होती है ना। तो इसी प्रकार से उसकी सजावटी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान रखना, सजावटी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और इसको जंगरोधी से भी क्या कर सकते हैं, बचाया जा सकता है। और इसका अनुरक्षण एवं मरम्मत, जैसे मान लें कि यहाँ से कोई दीवार टूटी हुई है और उसको प्लास्टर हमने कर दिया तो उसका एक शुद्धिकरण भी हो गया, ठीक है, और उसका हम देखने में भी अच्छी लग रही है, वो लग रही है ना, तो उसका अनुरक्षण भी हो गया, उसका मरम्मत भी हो गया, मेंटेनेंस भी हो गया उसका अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक विद्युत लेपन के रूप में इसको बोला जाता है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहला पॉइंट, यानी कि विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में किस प्रकार से, यानी कहने का मतलब यहाँ पे यही है, प्लेटिंग का मतलब यानी कोई धातु है, उस धातु के ऊपर कोई दूसरी धातु चढ़ाना या उसका कोई लेप चढ़ाना, ठीक है ना। तो लेप चढ़ाना ही हमारे लिए कौन सा इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन होगा। ये मेरे पास कोई मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर कोई दूसरा लेप चढ़ा देता हूं तो वो लेपन हो गया, और उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। ठीक है, अब लेपन चढ़ाया किस वजह से चढ़ाया हमने, क्योंकि उसकी सजावटी यानी सुंदरता देखने के लिए, या उसके जंगरोधी से बचाने के लिए, या उसका अनुरक्षण या मरम्मत करने के लिए करते हैं ना। तो ये चीजें हमारे पास कौन सी होगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, दूसरा है हमारे पास तो हम दूसरा पढ़ेंगे विद्युत मुद्रण। विद्युत मुद्रण होता क्या है, उस विद्युत मुद्रण के बारे में हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा है उसी प्रकार से विद्युत मुद्रण को भी क्या है, सप्लाई, इसी सप्लाई की विद्युत कंप्यूटर के द्वारा जो कंपोज किया गया है ना वो चीजें। देखिए भाई, नंबर 2 है विद्युत मुद्रण यानी इलेक्ट्रो टाइपिंग। देखो, इलेक्ट्रो टाइपिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी हमारे पास कागज होता है, पहले क्या किया जाता था कि जैसे अपने पास कोई कपड़ा लेते थे और कपड़े के ऊपर क्या किया जाता, छपाई की जाती थी। कि जैसे कोई भी सर्किट बनाना था, ठीक है, या कोई भी चित्र बनाना था तो उस एक छपाई के माध्यम से क्या किया जाता था, हाथों से एक तैयार किया जाता था मैटर। कि जैसे मैटर तैयार का मतलब यहाँ पे है कि भाई जैसे हमारे पास ये कोई पैनल है, इस पैनल का हमने देख लिया और इस पैनल के अनुसार हमने हाथ से क्या किया, उसका मैटर तैयार किया है और हाथ से उसकी क्या करेंगे, हम छपाई करेंगे ना। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद में फोटोकॉपी निकालते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत मुद्रण बोला जाता है। लेकिन आजकल सिस्टम क्या हो गया है कि जैसे आजकल सारा काम कौन करने लग गया है, वर्तमान के अंदर, प्रेजेंट के अंदर कंप्यूटर काम करने लग गया है। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा ही क्या किया जाता है, मैटर तैयार किया जाता है और कंप्यूटर के माध्यम से क्या किया जाता है, एक फोटोकॉपी निकाली जाती है। जैसे कोई भी मैटर तैयार किया, कोई भी छपाई किया, कोई भी मतलब
थंबनेल बना लिया और उसके अनुसार ही क्या करते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल दिया जाता है। तो आजकल सारा का सारा सिस्टम किससे होने लगा है, कंप्यूटर से होने लगा है। पहले क्या था, कोई कपड़े के ऊपर बनाना, उसके बाद में देख देख के उसको छपाई करना और उसके बाद फिर उसको एक मशीन के माध्यम से उसको प्रिंट आउट निकालना, ठीक है ना। वो चीजें आजकल सिस्टम बंद हो गया, आजकल सारा का सारा ऑफसेट के माध्यम से काम होने लग गया है। यानी कि ऑफसेट का मतलब यहाँ पे कि कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। तो एक इसका जो मुद्रण का मतलब क्या है कि छपाई करना, मुख्यतः उसकी छपाई करना, कोई भी चीज की फोटोकॉपी करना, ठीक है, प्रतिलिपि करना, ठीक है। तो प्रतिलिपि का मतलब कोई भी चीज का मैटर तैयार करते हैं उसकी हम कर दी कॉपी, तो उसका हम बोलते हैं विद्युत मुद्रण। तो विद्युत मुद्रण को हम एक पूरी डिटेल से उस चीज के बारे में हम समझते हैं, जो चीजें हमने बताई उसी प्रकार से उस चीज के बारे में हमने नोट किया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इस विधि में पहले अक्षरों की कंपोजिंग करके, कंपोजिंग का मतलब क्या है कि कोई मैटर तैयार किया गया है, यानी कि हाथ से तैयार कर, कंपोजिंग जैसे कोई चीज का देख के फिर उसके बाद उसको बनाया जा रहा है, ठीक है ना, करके किसी पुस्तक में एक पृष्ठ का मैटर तैयार करना। जैसे मान लो कॉपी के अंदर एक बुक के अंदर हमने उसको मैटर को तैयार कर दिया, वो चीजें वहां पे आएगी। मैटर तैयार करने के बाद में अब इस पर मोम या प्लास्टर ऑफ पेरिस तह दबाकर उल्टी प्रतिलिपि नेगेटिव कॉपी तैयार किया जाता है। जैसे मान लिया कि कोई हमारे पास पेज था, उस पेज के ऊपर हमने कोई बना दिया कॉपी, यानी कोई डायग्राम बना दिया और उसको हमने उल्टा करके उसके वापस उसके ऊपर क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस या मोम का हम क्या करेंगे, तह दबाकर। जैसे मान लिया कि ये हमारे पास कोई पेपर है, इस पेपर के ऊपर हमने कोई भी डायग्राम बना दिया, कोई भी चित्र बना दिया और उस पेज को हम क्या करेंगे, उल्टा रख के, और वहां बाद में क्या करते हैं, इसके ऊपर जो पीछे वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर पीओपी और या हमारे पास जो मोम होता है उसका हम क्या कर देंगे, लेप कर देंगे, ठीक है। लेप करने के बाद में उसकी छपाई, जो चीज इसके ऊपर थी वो चीजें उसके ऊपर छपके आ जाएगी, पीओपी और प्लास्टर इसके मोम के ऊपर, ठीक है ना। तो वो एक कॉपी तैयार हो गई और उसी के माध्यम से हमने क्या बना दी, कॉपी तैयार करने के बाद में उसका प्रिंट आउट निकाला जा सकता है, ठीक है। इस प्रतिलिपि को चालक बनाने के लिए ग्रेफाइट पाउडर छिड़क दिया जाता है। अब जैसे मान लिया कि जो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस था या मोम था, उसकी हमने दबा के उसके पीछे के हिस्से से और हमने उसको सफाई कर दी उसकी, और वो चित्र ऐसे कैसे उतर के आ गया। और उसको एक चालक बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एक छिड़काव किया जाता है उसके ऊपर, किसका, ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट करने के बाद वो क्या बन जाता है, एक चालक के रूप ले लेता है, ठीक है। और चालक का रूप लेने के बाद में उसकी सुंदरता भी आ जाती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से उसको एक चालक बनाने के लिए उसके ऊपर क्या कहते हैं, ग्रेफाइट पाउडर की छिड़क दिया जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं, अब इस प्रतिलिपि को एक कॉपर सल्फेट CuSO4 के घोल में कैथोड से संयोजित कर दिया जाता है। अब जैसे मान लिया कि ग्रेफाइट उसके ऊपर छिड़क दिया, छिड़कने के बाद में क्या किया जाता है, एक कॉपर सल्फेट का जो प्रतिलिपि है उसका प्रतिलिपि को क्या करता है, एक घोल हमारे पास है किसका, CuSO4 का। उस घोल के अंदर हमने कैथोड की छड़ को क्या कर दिया, संयोजित कर दिया। जैसे मान लिया इसके ऊपर ग्रेफाइट की परत चढ़ा दी गई और ये हमारे पास पूरा गोल है, घोल इस पात्र में हम कर रखा है, इसको हमने क्या कर दिया, छड़ को इसके अंदर डुबो दिया और डुबोने के बाद हमारे पास इसको कैथोड की जो संयोजित है कर दिया जाता है। तो एनोड पर तांबे की प्लेट लटकाई जाती है। अब जैसे हमारे पास दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रोड दो होते हैं, एनोड और कैथोड। कैथोड को तो हमने क्या कर दिया, लटका दिया, तो उसकी घोल में लटका दिया गया और संयोजित करने के बाद एनोड जो छड़ होती है वो एक तांबे की प्लेट की लटकाई जाती है। जैसे हमारे पास कॉपर का भी हो सकता है, जिंक का भी होगा, ठीक है। एनोड तांबे का बना हुआ होता है और जो कैथोड होता है वो जस्ते का बना होता है। जैसे तांबे को अगर एनोड को अगर तांबे की परत यानी जो तांबे की छड़ होती है उसके माध्यम से उसको लटकाया जाता है, तो हमारे पास वो कौन सी छड़ बन जाती है, यहाँ पे तांबे की छड़ बन जाएगी, ठीक है। तो देखना आगे आगे आपको जाएगा सेल बैटरी के अंदर, मतलब जो लेड एसिड सेल है उसके अंदर जो एनोड है वो एनोड किसका बना हुआ होगा, तांबे का होगा, और जो कैथोड होगा वो जस्ते का होगा यानी जिंक का होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हम आगे पढ़ने के लिए देखने को मिलेगा। तो ये चीजें यहीं से निकल के आएगा, यानी एनोड हमारे पास तांबे की छड़ होगी और जो हमारे पास जो कैथोड है वो हमारे पास किसकी रह जाएगी, जिंक की रह जाएगी, क्योंकि हमने कैथोड को क्या किया, लटकाया है इसमें CuSO4 में, इलेक्ट्रोलाइट में लटकाया ना। उसी प्रकार से हमारे पास किसकी बन जाएगी, जिंक की बन जाएगी। देखना आगे आगे जैसे आप चलोगे। अब जैसे इसको लटकाने के बाद में क्या होगा कि घोल में जो कौन सी पावर सप्लाई देंगे हम, डीसी पावर सप्लाई। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर तांबे का एक ब्लॉक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग छपाई के लिए किया जाता है। अब जैसे मान के चलो वो मैटर तैयार हो गया, पूरा काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसका काम क्या बचा, उसको छपाई करना, ठीक है ना। और छपाई करेगा तो कैथोड के ऊपर क्या बन जाएगा, एक तांबे की परत बन जाती है। पहले हमारे पास एनोड की छड़ के ऊपर था और छपाई करने के बाद में हमारे पास किसके ऊपर आ जाती है, वो कैथोड की छड़ के ऊपर।
ठीक है, ये दोनों क्रियाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है, वो इधर चली जाती है, वो इधर आ जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आजकल वर्तमान में क्या होने लग गया है, वर्तमान में विद्युत मुद्रण का प्रचलन बहुत कम हो गया है, कम हुआ है, क्योंकि ये रूप उसका स्थान कौन ले लिया है, कंप्यूटर ले लिया है, और कंप्यूटर के द्वारा कंपोज किए गए मैटर को फोटोकॉपी ने ले लिया है, जिसका उपयोग ऑफसाइट छपाई के लिए किया जाता है। जैसे आजकल सारा का सारा काम किससे, मशीनरी से होने लग गया है, ठीक है, पहले हाथ से किया करते थे, और उस चीज का आज कम तैयार कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो खत्म हो ही रही है, ठीक है ना। और उसका रूप एक खुद का स्थान बना लिया है कंप्यूटर ने, कि वो सारा काम कंप्यूटर ही करने लगे। आजकल कंप्यूटर से हम हर किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं, उसके बाद में उसके प्रतिलिपि हम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास दूसरा मुद्रण। मुद्रण का ज्यादा डिटेल से समझने की बात, यहाँ पे ये केवल एक छपाई करना, मुद्रण का मतलब क्या होता है, छपाई करना। और छपाई किस प्रकार से करेंगे हम, एक कोई प्रिंट आउट के माध्यम से, प्रतिलिपि के माध्यम से, ठीक है ना। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि मुद्रण का मतलब होता क्या है, उसका हमारे मतलब क्या होता है, छपाई करना, छपाई करना। और छपाई करने का मतलब यहाँ पे उसकी फोटोकॉपी करना, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास दूसरा विद्युत मुद्रण। इसी प्रकार से तीसरा हम पढ़ेंगे धातु शोधन। अब धातु शोधन क्या होता है, धातु शोधन का मतलब यहाँ पे है शुद्धिकरण करना, यानी कि दो अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास तीसरा है धातु शोधन। और धातु शोधन को भी हम इसी प्रकार से जो दो टॉपिक हमने पढ़े हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा है और इलेक्ट्रोटाइपिंग पढ़ा है, उसी प्रकार से धातु शोधन को भी क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। धातु शोधन देखिए भाई, नेक्स्ट हमारे पास तीसरा टॉपिक है, जो हमने दो पढ़ लिए हैं, दोनों टॉपिकों को अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है। उसी प्रकार से तीसरे टॉपिक को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो तीसरा टॉपिक हमारा है धातु शोधन, यानी प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्योरिफिकेशन और जो ऑफ मेटल था, इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई भी हमारे पास अशुद्धियां हैं, उस अशुद्धियों को क्या करेंगे, शुद्धिकरण करना, धातु शोधन करना। और उन अशुद्धियों को शुद्धिकरण करने के लिए हमारे पास डीसी पावर सप्लाई होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, डीसी पावर सप्लाई होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास दो पात्र, एक पात्र रखा हुआ है, एक पात्र के मध्य में कोई अशुद्धियां हैं, सारी चीजें उसके अंदर है, तो उसके अंदर डीसी पावर सप्लाई देंगे, वो चांदी अलग हो जाएगी, सोना अलग हो जाएगा, पेट्रोल अलग हो जाएगा, डीजल अलग हो जाएगा, केरोसिन अलग हो जाएगा। तो सभी का मतलब शुद्धिकरण करना है, तो हमारे पास डीसी पावर सप्लाई से हम करेंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, धातु शोधन बोलते हैं, या प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए हम पूरे डिटेल से इस चीज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस विधि में अशुद्धियां, इस विधि में अशुद्धियां अशुद्ध धातु का शोधन संपन्न होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास तीसरा धातु शोधन, यानी प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। इसी प्रकार नंबर 4 है धातु निष्कर्षण। इसी प्रकार से धातु निष्कर्षण ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अयस्क में से वांछित धातु के
के घोल में से होते हुए कैथोड पर एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार अयस्क में शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक है भाई, ये था हमारे पास दो टॉपिक्स, यानी कि मान लिया कि धातु शोधन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल और धातु निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है धातु शोधन। धातु शोधन का मतलब यानी कि अशुद्धियों को क्या करना है, शुद्धिकरण करना है। ठीक है ना, और शुद्धिकरण करने का मतलब यहाँ पे कोई जमीन से या पृथ्वी से जो चीजें निकाली जाती है अशुद्धि के रूप में निकलती है, तो उसको शुद्धिकरण करने के लिए हमारे पास कौन सा होता है, धातु शोधन किया जाता है, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल किया जाता है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले हम इस विधि में अशुद्ध धातु की प्लेट को एनोड के रूप में उसकी धातु के किसी लवण के घोल में लटका दिया जाता है। जैसे मान लिया कि जैसे हमारे पास कोई पात्र है, उस पात्र के अंदर अशुद्धियों को क्या कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है हमारे पास अवेलेबल, तो उसके एनोड के रूप में उसकी धातु किसी लवण के घोल में लटका दिया जाता है। यानी कि एनोड की छड़ को क्या करते हैं, उस घोल में लटका दिया जाता है। ठीक है, लटकाने के बाद में कैथोड के रूप में शुद्ध धातु की प्लेट प्रयोग की जाती है। एक तो हमारे पास अशुद्ध धातु है और दूसरी शुद्ध धातु है। अशुद्ध धातु हमारे पास एनोड की मान लिया यहाँ पे, और शुद्ध धातु हमारे पास कैथोड की मान लिया गया है। इन दोनों को एक ही इलेक्ट्रोलाइट के मध्य में उसको लटकाया जाता है। अब लटकाने के बाद में घोल में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु के कण कैथोड पर एकत्रित हो जाते हैं। जैसे मान लिया कि मेरे पास दो छड़ है, ठीक है, अब दो छड़े, तो हमारे पास ये है एनोड हमारे पास अशुद्ध धातु है, समझना इस बात को, ये हमारे पास कैथोड है। ठीक है, और ये हमारे पास है शुद्ध धातु, और ये हमारे पास बीच में भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, और इस इलेक्ट्रोलाइट के मध्य में क्या करते हैं, डीसी पावर सप्लाई दी जाती है, डीसी पावर सप्लाई। अब डीसी पावर सप्लाई देने पर अब क्या होगा कि डीसी पावर सप्लाई देंगे तो जो कैथोड हिस्सा है, यहाँ से जो कैथोड हिस्सा है, जो घोल के अंदर डीसी पावर सप्लाई देते हैं, कैथोड पर एकत्रित हो जाते हैं। जैसे हमारे पास ये कैथोड है, ठीक है, तो इसके ऊपर अब ये हमारे पास दोनों धातु एक इलेक्ट्रोलाइट के मध्य में भरा हुआ है ना, एक में भरा हुआ है ना, तब एक में है, तो दोनों क्या होगा, जब डीसी पावर सप्लाई देते हैं तो जो कैथोड छड़ होती है, तो कैथोड छड़ के ऊपर कौन सा धातु आ जाता है, शुद्ध हो जाता है, और ये हमारे पास अशुद्ध हो जाता है। तो पहले भी यही थी और इसके बाद में भी ये रहेगी, क्योंकि जब एक चीज अशुद्धियों के रूप में उसको घोल में डाला जा रहा है दोनों को एक साथ, तो दोनों को डीसी पावर सप्लाई देने पर दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। भाई कैथोड पे शुद्ध हो गया और एनोड के ऊपर हमारे पास कौन सा हो गया, अशुद्ध हो गया, धातु का शोधन किया, संपर्क हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मान के चलो पहले कोई इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास, एक ही इलेक्ट्रोलाइट के मध्य में दोनों इलेक्ट्रोड्स हमने प्रवाहित किए, डाल दिए, लटका दिए गए। अब लटकाने के बाद में हमारे पास क्या हुआ, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या था, अशुद्धिकरण था, पूरा का पूरा अशुद्ध पदार्थ भरा हुआ था। अब जैसे उसके अंदर डीसी पावर सप्लाई देते ही क्या होगा, दोनों का अलग अलग बंटवारा हो गया। भाई धातु, शुद्ध धातु एक साइड में होगी, अशुद्ध धातु एक साइड में होगी। अब शुद्ध धातु तो कैथोड के ऊपर चली गई और अशुद्ध धातु एनोड के ऊपर आ गई, तो दोनों चीज एक अलग अलग कंडीशन के अंदर होगी ना। अगर पहले तो एक जगह थी हो, अब उसके बाद में डीसी पावर सप्लाई देते ही क्या हो गया, अलग अलग हो गई, यहाँ से दोनों चीज अलग अलग हो गई। तो वही चीज हमारे पास कौन सा हुआ, धातु शोधन। तो क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को कि जब धातु शोधन के अंदर जब एनोड की छड़ के ऊपर कौन सा मैटर एकत्रित होता है, एनोड के ऊपर हमारे पास कौन सा अशुद्ध पदार्थ इकट्ठा होता है, और कैथोड के ऊपर शुद्ध पदार्थ इकट्ठा होता है जब डीसी पावर सप्लाई दी जाती है तब। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास धातु शोधन। इसी प्रकार चौथा प्रकार है धातु निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब ये क्या कहता है कि अनेक धातुओं के उत्खनन के लिए विद्युत अपघट्य विधि अपनाई जाती है। जैसे हमारे पास अनेक प्रकार के धातु होते हैं, वो अनेक प्रकार के धातु होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे किसी भी प्रकार का, जैसे पृथ्वी से जो चीजें निकाली जाती है, उत्खनन जो प्राप्त किया जाता है, वो उत्खनन हमारे पास अशुद्धियों के रूप में मिलता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से उस अशुद्धियों को क्या कहते हैं, डीसी पावर सप्लाई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
अयस्क में से वांछित धातु के कण गोल में से होते हुए कैथोड के पर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार अयस्क में शुद्ध धातु प्राप्त की जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे वही चीज यहाँ पे है, निष्कर्षण का मतलब कि जैसे कोई भी पात्र के अंदर अगर कोई अशुद्धियां हमारे पास एक साथ इकट्ठी है, उसके अंदर डीसी पावर सप्लाई देंगे, तो वही चीज यहाँ पे एनोड और कैथोड की बात थी, उसी प्रकार से हमने क्या किया है कि डीसी पावर सप्लाई देते ही मतलब शुद्ध धातु एक साइड में हो गई और अशुद्ध धातु एक साइड में हो गई, दोनों अलग अलग कंडीशन के अनुसार हो गई। मतलब शुद्ध अशुद्ध धातु तो नीचे जम गई और शुद्ध धातु ऊपर निकल गई। तो इस प्रकार से उसका क्या होगा, निष्कर्षण भी किया गया। ठीक है ना, यानी उसका वेरिफिकेशन भी क्लियर हो गया। पहले तो अगर उसके अंदर अगर इलेक्ट्रोड डालेंगे तो इलेक्ट्रोड के ऊपर आएगा, और इलेक्ट्रोड नहीं डालते हो तो हमारे पास नीचे हमारे पास अशुद्ध आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने धातु का निष्कर्षण भी कर लिया है एक अनेक प्रकार की धातुओं से। ठीक है ना, तो ये 4 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट। इसके बाद में हमारे पास 2 टॉपिक्स और है, विद्युत वाहक बल उत्पादन और 6 नंबर है कैपेसिटर निर्माण। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे हमने 4 पढ़े हैं उसी प्रकार से 2 टॉपिक को भी क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम 5 टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा है 5 नंबर टॉपिक है। 5 नंबर टॉपिक में हमने विद्युत वाहक बल, आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये चीजें आप लोगों की समझ में आई? इसी प्रकार से नंबर 5 है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल उत्पादन। देखिए भाई, बातें नहीं, जो हमने 4 टॉपिक पढ़े हैं उस 5 टॉपिक हमारे पास है विद्युत वाहक बल उत्पादन। ठीक है, अब विद्युत वाहक बल उत्पादन क्या कहता है, ठीक है, तो ये इसी प्रकार से 6 नंबर है। 6 नंबर है कैपेसिटर निर्माण। कैपेसिटर निर्माण, कैपेसिटर निर्माण। देखिए कैपेसिटर निर्माण में क्या है कि दो प्लेट युग्मों के माध्यम मध्य आता है। यानी कि इसी प्रकार से अगर कैपेसिटर निर्माण के लिए अगर बात करते हैं तो ये कैपेसिटर का काम क्या होता है, सिंगल फेज मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए किया, शुरुआती बल आघूर्ण बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखिए भाई, हमने पढ़ा है पहला धातु प्लेटिंग यानी धातु शोधन। ठीक है, उसके बाद में पढ़ा है निष्कर्षण उसका। ठीक है, धातु शोधन पढ़ लिया है, निष्कर्षण पढ़ लिया है, प्लेटिंग पढ़ लिया है, प्योरिफिकेशन कर लिया है। इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं विद्युत वाहक बल उत्पादन। यानी कि हमारे पास सेल और बैटरी के माध्यम से क्या प्राप्त होता है, हमारे को विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है डिवाइस क्या कहलाता है, सेल या बैटरी कहलाती है ना। उसी प्रकार से सेल और बैटरी से हमारे क्या मिलता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और उस विद्युत वाहक बल के कारण से हमारे पास जो विद्युत अपघट्य का जो सिद्धांत होता है, ठीक है, जो रासायनिक प्रभाव होता है, रासायनिक प्रभाव पर क्या करता है, कार्य करता है। इसी वजह से विद्युत अपघट्य का सिद्धांत भी क्या कहलाता है, ये कहलाता है विद्युत वाहक बल वाला। ठीक है ना, तो ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सेल और बैटरी हमारे को आउटपुट में क्या देते हैं, विद्युत वाहक बल ही देते हैं। और स्टार्टिंग में क्या रहता है, उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है, यानी केमिकल इफेक्ट होता है। ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। नंबर 6 है कैपेसिटर निर्माण। अब देखिए कैपेसिटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। कैपेसिटर का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो सिंगल फेज मोटर होती है, इंडक्शन मोटर होती है, उसका एक स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, करते हैं ना। और दूसरी बात, कैपेसिटर का निर्माण के लिए हमारे पास होता है, इसको पावर फैक्टर को सुधारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना,
वह 3 चीजें हमारे पास। और तीसरा हमारे पास होता है फेज एडवांसर को सुधारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है कैपेसिटर का। ठीक है, 3 चीज हमारे लिए कंप्लीट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि पावर फैक्टर को सुधारने के लिए भी क्या करते हैं हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, और स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए भी क्या करते हैं कैपेसिटर का निर्माण करते हैं। और कैपेसिटर के अलावा एक पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हमारे लिए एक सिंक्रोनस मोटर भी होती है, और सिंक्रोनस मोटर से भी हम क्या कर सकते हैं पावर फैक्टर को सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे पास कैपेसिटर निर्माण की अगर मैं बात करता हूँ, उच्च कैपेसिटर मान वाले कैपेसिटर बनाने के लिए वैद्युत अपघट्य की प्रक्रिया के द्वारा कैपेसिटर के 2 प्लेटें, कितने प्लेटें, 2 प्लेटें युग्मों के मध्य डाइलेक्ट्रिक परत तैयार की जाती है। यानी कि 2 परत तैयार की जाती है, एक एनोड की और दूसरी कैथोड की। ठीक है, इस प्रकार के कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइसिस के कैपेसिटर कहलाते हैं। जो हमारे पास कैपेसिटर भी कई प्रकार के होते हैं, पेपर कैपेसिटर होता है, माइका कैपेसिटर होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। ठीक है, तो हम कैपेसिटर के बारे में पूरी डिटेल आसानी से पढ़ेंगे जो अगले चैप्टर आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रकार के कैपेसिटर का प्रयोग विशेष प्रयोजन में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की शुरुआती बल आघूर्ण बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। 6 टॉपिक हमारे पास जो वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। ठीक है, इसके बाद में जो टॉपिक आएगा हमारे पास रासायनिक सेल आएंगे। अब सेल हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, जो हमारे पास प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ठीक है, यहाँ से जो 6 टॉपिक हमने पढ़े हैं, उन 6 टॉपिकों में से आप लोगों को एक सवाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, और कहाँ से पूछ सकता है, कोई से भी 6 में से कोई भी एक सवाल उठा सकता है, वहां से आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना, तो इस वजह से आप लोगों को अच्छी तरीके से इन 6 टॉपिकों को पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेल, यानी प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेकेंडरी सेल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आप इस चैनल के ऊपर भाई नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, ताकि हम इसी प्रकार से आप लोगों तक ये वीडियो प्रोवाइड कराते रहे, थ्योरी की प्लस स्किल्स टेस्ट की। ठीक है, और अन्य नोटिफिकेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।